एसक्यूएल बेसिकली क्या चीज़ है? एसक्यूएल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है एंड इट बेसिकली हेल्प्स अस टू मेक basically use of the different type of commands on the database to fetch, retrieve and to modify the data। तो structured query language basically ये वो language है जिसकी मदद से आप लोग अपनी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो आप लोग किसको यूज़ करोगे? यू विल डेफिनेटली यूज़ द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके हम लोग इससे क्या हमें हेल्प आउट मिलती है? इसकी वजह से हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, रोज़ को फैच कर सकते हैं, रोज़ को क्या है कि मॉडिफाई कर सकते हैं। रो मीन्स की जो रिकॉर्ड है आप लोगों का, रो और रिकॉर्ड एक ही चीज़ है। टपल भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, रो या रिकॉर्ड को हम लोग टपल भी बोलते हैं। SQL is basically an American National Standard Institute standard। ये बेसिकली स्टैंडर्ड है, बट देयर आर मैनी डिफरेंट वर्जन ऑफ द SQL लैंग्वेज। तो ये जो SQL लैंग्वेज है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसके डिफरेंट तरह के वर्जन्स भी क्या है कि डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट डेवलपर्स ने क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या है कि बनाए हैं। थोड़ा बहुत सिंटैक्स के दरमियान थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस है, ऑल्दो क्या है कि SQL लैंग्वेज जो है, जो डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट समझ लें कि 90% क्या है कि वो सेम है। अब जैसा कि हम लोग माई SQL डेटाबेस जो है उसके साथ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करना सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को हम माई SQL डेटाबेस के साथ, माई SQL DB के साथ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। माई SQL DB के बारे में आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ये एक डेटाबेस है। इसी की ओरेकल भी एक डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक डेटाबेस है, फायरबेस एक नो SQL टाइप की डेटाबेस है, MongoDB एक नो स्ट्रक्चर्ड SQL टाइप की डेटाबेस है। ठीक है, PostgreSQL एक डेटाबेस है। ठीक है जी, इसके अलावा DB2 एक डेटाबेस है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, डेटाबेसेस हैं। तो इन सब के साथ कौन आप इसमें क्या है कि जो है ना नो नो एसक्यूएल डेटाबेस, जैसे कि मैंने अभी नाम जिनका लिया है, मोंगोडीबी और फायरबेस, इनके साथ सीक्वल यूज़ नहीं होता। इनके साथ क्या है कि हम सीक्वल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनकी अपनी छोटी छोटी क्या है कि क्यूरीज टाइप होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो उसको हट छोड़ देंगे। अब फिलहाल अभी आपने नो सीक्वल डेटाबेस को हम जिक्र नहीं करते, वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस में ओरेकल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, अपना माई SQL DB हो गई, ठीक है, PostgreSQL हो गई। ये जो हमारी रिलेशनल डेटाबेसेस है ना, इनमें बच्चे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हम डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या है कि इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा था बात आप लोगों को कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि SQL is an ANSI, American National Standard Institute standard, but there are many different versions of the SQL language। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो SQL है बेसिकली ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का बेसिकली स्टैंडर्ड एक इदारा है, ANSI, ये स्टैंडर्ड्स बनाता है कि ये स्टैंडर्ड उसने सेट कर दिया है कि डेटाबेस के साथ SQL को यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे ना बच्चे SQL के डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट। अब जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो जेट SQL को यूज़ करता है वो भी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तकरीबन क्यूरीज जो है वो सेम है, सारी की सारी जो बेसिक क्यूरीज हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना उसका अपना समझ लें कि सिंटैक्स का डिफरेंस आता है। लॉजिक वही सेम है सबकी, लेकिन थोड़ा बहुत मामूली सा वो भी क्या है कि सिंटैक्स का डिफरेंस आएगा, लेकिन अदरवाइज़ क्या है कि सेम है। अब ये जो हम माइक्रोसॉफ्ट सॉरी इसके साथ जो हम लोग माई SQL DB के साथ SQL क्यूरीज को यूज़ करना सीखेंगे, अगर ये आप लोग सही तरीके से सीख गए तो कल को कोई भी डेटाबेस हो, कोई भी, चाहे ओरेकल है, चाहे किसी भी टाइप की डेटाबेस है, कोई लार्जर सिस्टम है, आप वहाँ पे क्यूरीज को लिख सकोगे। ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ ये चीज़ आप मेरे से बेशक लिखवा लें। अगर आप लोग सही तरीके से क्यूरीज को सीख लिया किसी भी एक स्टैंडर्ड की, तो आप लोग किसी भी डेटाबेस के साथ उन क्यूरीज को ऑपरेट करवा सकते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। SQL is a structured query language which is a computer language which is used to store, manipulate and to retrieve data which is stored in the relational databases। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोगों के सामने आ गई है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका पर्पस क्या है कि स्टोर किया जा सके, मैनिपुलेट मीन्स कि चेंजेस की जा सकें, और डेटा को रिट्रीव या डिस्प्ले किया जा सके। कौन से डेटा को? जो डेटा क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर पड़ा होता है। SQL is a standard language for the relational database management systems. All the relational database management systems such as MySQL, Microsoft Access, Oracle, Sysbase, Sybase, Informix, Postgres, SQL Server use the structured query language as their standard database languages। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डेटाबेसेस के नेम्स आप लोगों के सामने आए होंगे जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस हैं।
वो क्या करती हैं कि वो एसक्यूएल को एक एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। आल्सो दे आर यूजिंग डिफरेंट डायलैक्ट्स सच एज, अब देखिए वर्जन की डायलैक्ट, व्हाट बेसिकली मेन इज मेंट बाय द डायलैक्ट मींस दैट देयर आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ईच SQL language which is used by different organizations such as basically the Microsoft SQL Server uses a TSQL, इसे Transact SQL बोलते हैं। Transact SQL बेसिकली TSQL को कौन यूज करता है, ये एक वर्जन है बेसिकली है SQL, लेकिन ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड समझने के वर्जन है TSQL। वो कौन यूज करता है, Microsoft SQL Server यूज करता है। Oracle Oracle कौन सी SQL यूज करता है, इट बेसिकली यूजेस PL/SQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट SQL किसे यूज करता है, इट बेसिकली यूजेस द जेट SQL, ये मतलब बहुत पुराना वर्जन था जेट SQL। ठीक है जी, इसमें कुछ फीचर्स भी लिमिटेड थे। अब देखें जैसे लैंग्वेजेस में ना टाइम गुजरता है ना, तो डेवलपर्स क्या कर रहे होते हैं, जो इसके बनाने वाले फाउंडर्स होते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ों का इजाफा कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ क्यूरीज समझ लें या कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन या कुछ ऑप्टिमाइजेशंस, ये सारी चीज़ें उस लैंग्वेज के अंदर क्या है कि ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना ये जेट एसक्यूएल ये बहुत पुरानी एसक्यूएल है, नेटिव या नेटिव फॉर्मेट में, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मेट था एसक्यूएल जिसको इंट्रोड्यूस कराई गई थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, तो उसके साथ ये यूज़ होती थी उस ज़माने में। तो अब आजकल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल समझ लें कि बिल्कुल सच एज अबाउट 0% चले नहीं कह सकते, कुछ जगह यूज़ हो भी रहा है अल्दो, तो मैं रफ आइडिया लगा रहा हूँ 3 to 5%, मतलब जो ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना वो इस वक्त जो डेटाबेसेस की दुनिया है उसके अंदर 3 to 5% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल होता है। अदरवाइज क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो ये तीन ही हैं। अगर रिलेशनल डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, ठीक है, उसके अलावा ओरेकल और MySQL DB, ये तीन जो हैं ये टॉप ऑफ द लाइन यूज़ हो रहे हैं। टॉप ऑफ द लाइन इनको यूज़ किया जाता है, हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट अगर करने की कोशिश करूँ तो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और जो ओरेकल डेटाबेसेस हैं, ये दोनों बेसिकली एंटरप्राइज लेवल की डेटाबेसेस हैं। किस लेवल की डेटाबेसेस हैं, एंटरप्राइज लेवल की डेटाबेसेस हैं। तो ये एक लार्ज स्केल पे एक लार्ज जो है ना डेटा सेट्स के लिए ये यूज़ की जाती हैं। इनका पर्पस क्या है कि बहुत बड़े बड़े ERP जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें जो मेगा लेवल के हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और ओरेकल को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो MySQL DB जो हम पढ़ रहे हैं, MySQL DB जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स हमारी हैं जिस वक्त वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमारी जितनी भी वेबसाइट्स यूज़ में हैं इस वक्त, अगर मैं उसका रफ सा आइडिया लगाऊँ, उसका मुझे फ़िलहाल अभी एग्जैक्ट स्टैट्स के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि स्टैट वेरी करते रहते हैं। तो अगर मैं एक रफ सा आइडिया लगाऊँ और इसको आप लोग खुद चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर, तो मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि 70% या 65% क्या है कि जो वेबसाइट्स हैं अगर उनमें डेटाबेस यूज़ हो रही है तो वो कौन सी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, वो MySQL DB को यूज़ कर रही हैं। तो MySQL DB जो है ये हमारी वेबसाइट्स के साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डेटाबेस है। ठीक है, 65 टू अबाउट समथिंग कह लें कि 70% तक, 60 to 70 के दरमियान इसकी जो मेरा रफ आइडिया है, हो सकता है कि ये मे बी ज़्यादा हो या हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर इतना इसका क्या है कि परसेंटेज मार्केट शेयर इसका है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटाबेस है। आप लोग वेबसाइट्स कल को डेवलप करेंगे उसमें MySQL डेटाबेस को आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर कल को आप लोग कोई एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ पे क्या है कि उनको कोई ERP क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए जो एक डेटाबेस यूज़ की जाती है, उस डेटाबेस को हम ERP के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है ये ERPs में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और एक और डिफरेंस यहाँ पे ये है कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और जो हमारे पास ये ओरेकल का क्या है कि डेटाबेसेस हैं ये पेड होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। जबकि MySQL डेटाबेस जो है ये फ्री में भी अवेलेबल होती है कई जगह पे। ठीक है जी, इसकी क्या है कि जो अगर फ्री में अवेलेबल नहीं भी है तो इसका जो प्राइस है, जो इसके पैकेजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर टू क्या है कि ये क्या है कि काफ़ी हद तक क्या है कि सस्ती और सूटेबल प्राइस में क्या है कि ये अवेलेबल होती है। ठीक हो गया, इजी डेटाबेस है, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करना आसान है, इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली थोड़ी सी आप लोगों को जेनेरिक इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन SQL के बारे दिया है।
Why we basically use the SQL? It basically allows users to access the data stored in relational database management system. तो SQL क्या करता है कि जो डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टोर पड़ा है उसको एक्सेस करने के लिए हम SQL यूज़ करते हैं. इट बेसिकली अलाउज अस टू डिस्क्राइब द डेटा. डेटा को डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब मीन्स कि डेटा की, अब यहाँ पे सोच रहे हो कि डिस्क्राइब का मतलब क्या है, कोई टेंशन नहीं लेनी. डिस्क्राइब का मतलब बेसिकली ये है कि वो जो डेटा आप लोगों के डेटाबेस में स्टोर पड़ा है उसकी टाइप क्या है, मतलब किस टाइप के कॉलम है, उन कॉलम्स के अंदर जो डेटा स्टोर होगा, जो फील्ड्स होंगे उन फील्ड्स की क्या है कि लेंथ क्या है, क्या वो प्राइमरी की है, क्या वो नल है. तो डिफरेंट तरह के जो है डेटा का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इट डिस्क्राइब्स, आसान अल्फाज में अगर बात करें, बेसिकली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा. It allows the users to define data in database and manipulate the data. Simple सी term है, समझ आ गई होगी आप लोगों को. It allows to embed within other languages such as modules, libraries and precompilers. तो SQL की मदद से हम अपने SQL की जो लैंग्वेज के छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं. प्रोसीजर्स जिनको हम बोलते हैं, एडवांस टॉपिक है, आगे हम चल के इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे अगर टाइम बच गया तो. It allows users to create and drop database and tables. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम टेबल्स या डेटाबेसेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, और ड्रॉप एक टर्म है, आगे क्यूरीज भी आएंगी, ड्रॉप क्यूरी भी हम लोग पढ़ेंगे. ड्रॉप का कमांड हम लोग यूज़ करेंगे. ड्रॉप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के जो टेबल्स हैं या डेटाबेस को हम ड्रॉप, मतलब ड्रॉप आसान है कि डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. और मार करके तो मैं दूर ना ले रखी जाए. चलो फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट व्यू स्टोर प्रोसीजर्स फंक्शंस इन अ डेटाबेस. तो व्यूज़ एक ऑब्जेक्ट है. ये व्यू बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है. व्यू भी एक ऑब्जेक्ट है. डिफरेंट डेटाबेस का टेबल भी एक ऑब्जेक्ट होता है. इन सबको ऑब्जेक्ट्स बेसिकली बोलते हैं. ठीक है. डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा. व्यू उनमें से एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो व्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं. व्यू क्या चीज़ है इसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे. अभी फिलहाल इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत फिलहाल अभी नहीं है. हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं. स्टोर्ड प्रोसीजर लाइक एज फंक्शंस होते हैं. ठीक है. उसके अलावा हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं. It allows users to set different type of permissions on the tables, procedures and on a views. तो हम डिफरेंट तरह के एक्सेस राइट्स या प्रिविलेजेस को भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि जी कौन से यूज़र को क्या एक्सेस है, मतलब वो डेटाबेस के कौन कौन से टेबल को क्रिएट कर सकता है, या मतलब क्या वो टेबल्स में क्रिएशन की उसको एक्सेस है. जैसे होता है ना, आप लोग समझते हैं एडमिन्स होते हैं. एडमिन्स का क्या काम होता है, तो मॉडरेटर्स होते हैं कुछ. ठीक है. कुछ एडिटर्स होते हैं. इसी तरीके डेटाबेस के अंदर भी क्या है कि आप लोग परमिशन सेट कर सकते हैं टेबल्स के लिए कि भाई कौन सा यूज़र जो है वो डेटाबेस को सिर्फ देख सकता है, मतलब व्यू कर सकता है. कौन सा यूज़र जो है वो डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. मतलब कौन से यूज़र को कौन कौन सी क्यूरीज जो है हमने अलाउ की हुई हैं कि फलां फलां क्यूरी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, रन कर सकता है. कोई रो या रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं. जो कंपनीज होती हैं उन्होंने वहाँ पे ना एक्सेस प्रिविलेजेस बच्चे सेट की होती हैं. अब ऐसे नहीं होता कि कंपनी के अंदर मिसाल है कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेटाबेस जो है ना उन 100 एम्प्लॉयज़ को उसकी एक्सेस दे दी गई है, वो जो मर्जी चाहे उसमें कोई इंसर्शन कर रहा है, कोई डिलीशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता. तो हर एक कंपनी में डेटाबेस की प्रिविलेजेस सेट की होती है उन्होंने. उन एक्सेस राइट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है कि जी फ़लाँ एम्प्लॉय है ये सिर्फ डेटाबेस के ऊपर इंसर्शन कर सकता है, फ़लाँ एम्प्लॉय है वो डेटाबेस के डेटा को सिर्फ व्यू कर सकता है. कुछ होते हैं सिर्फ डेटाबेस की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. तो उन्होंने डिफाइन किया होता है. ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी होता है कि ताकि कोई गलती से बंदा मतलब डेटा को डिलीट ना कर बैठे. अब उसको एक्सेस मिली हुई नहीं है, वो उसका काम सिर्फ डेटा व्यू करना था, वो गलती से घुस गया, इंसर्शन करने लग गया. उसको वैसे मतलब ना कोई पंगे का शौक हुआ है, उसने क्या है कि इंसर्शन की कमांड्स लिखनी शुरू कर दी या उसने डिलीशन की कमांड्स लिखनी शुरू कर दी हैं. तो क्या है कि डेटाबेस का डेटा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा और क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी. तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे एक्सेस राइट्स होती हैं कि इसको कितनी रसाई देनी है, उसको कितना एक्सेस उसको हमने दी हुई है. तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग SQL के अंदर करते हैं. हिस्ट्री ऑफ SQL थोड़ी देख लेते हैं हम. इसमें 1970 से मतलब बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस के जो हिस्ट्री का आगाज़ हुआ था. आप लोगों को थियोरेटिकल कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि क्या है कि IBM में जो डॉक्टर EF कॉड था, EF कॉड, वो क्या है कि फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस था. उसने रिलेशनल मॉडल दिया था 1970s में. उसने डेटाबेसेस का रिलेशनल मॉडल दिया था कि ये रिलेशनल डेटाबेसेस का मॉडल है. उसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं मजीद डिटेल में दोबारा से नहीं जाऊँगा. अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं. 1974 के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम क्या है कि अपीयर हुई थी डेटाबेसेस के लिए 1974 में. ये टाइम लाइन थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, बेहतर है.
1974 में क्या है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज मंजर आम पाई थी। 1978 में IBM इसने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपना जो कॉर्ड ने, डॉक्टर EF कॉर्ड ने जो रिलेशनल मॉडल के जो आइडिया दिया था, ठीक है, जो उसने एक लॉजिकल कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, जो जिसको फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस बोलते हैं, 1978 में IBM ने उसके आइडियाज़ को क्या है कि कन्वर्ट कर दिया एक प्रोडक्ट में। उसकी आइडिया को उन्होंने बेसिकली फिजिकली समझ लें, सॉरी फिजिकल तो नहीं कह सकते, एक एग्जिस्टेंस की शक्ल दे दी थी, और उस प्रोडक्ट को उन्होंने नाम दिया System/R का नाम दिया। 1986 के अंदर IBM ने 1986 के अंदर IBM ने रिलेशनल डेटाबेसेस का पहला प्रोटोटाइप कहते हैं कि एक स्केच बना लेना, और उसको ANSI से अप्रूव कराया। और वो जो क्या है कि IBM ने जो डेटाबेस रिलीज़ की थी, जो रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, वो बाद में ओरेकल बन गया था। ओरेकल की जो बुनियाद थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, IBM से स्टार्ट की गई थी 1986 के अंदर, और बाद में क्या है कि 90s के अंदर या 86 के लेट 80s में कह सकते हैं आप लोग, लेट 80s के अंदर क्या है कि ओरेकल क्या है कि इंट्रोड्यूस हो गया। ओरेकल बहुत बड़ी आज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, और इसकी जो डेटाबेस है वो बहुत वास्टली क्या है कि इन यूज़ है। देन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सीक्वल अब काम कैसे करती है। सीक्वल के प्रोसेसिंग का, प्रोसेस करने का थोड़ा सा प्रोसेस है। इसी के लिए क्यूरी मतलब आप राइट करोगे और वो कैसे कैसे क्या है कि एग्जीक्यूशन स्टेट में पहुँचेगी, थोड़ा सा उसका मतलब क्या है कि कंसेप्ट है। अब एसक्यूएल क्यूरी आप लिखते हो, ठीक है, इसको फिलहाल इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप लोगों को कोई वास्ता नहीं पड़ना, और उसको फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें। सीक्वल क्यूरी लिखी जाती है एडिटर के अंदर, क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, वो उस क्यूरी को क्या है कि प्रोसेस, जैसे कंपाइलर होता है ना आप लोगों का लैंग्वेज के अंदर, आप लोग सी के लिए कंपाइलर यूज़ करते हैं, C# के लिए, जावा के लिए, F# या किसी भी लैंग्वेज के लिए आप लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं, पाइथन के लिए। तो उसी तरीके से क्यूरी लैंग्वेज के लिए भी प्रोसेसर होता है जो उसको प्रोसेस कर रहा था। कि क्यूरी बेसिकली इंग्लिश के अंदर होती है, तो उसको डेटाबेस तो इंग्लिश नहीं समझती बचे ना। ये तो देखें क्यूरीज जो हैं, या कोई भी लैंग्वेज जब हम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिस वक्त हम लोग काम करते हैं, तो वो उसमें जो चीज़ लिख रहे होते हैं, जो कोड हम लोग लिखते हैं, वो कोड हमें समझ आ रहा होता है। वो मशीन को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को वो इंग्लिश समझ नहीं आती। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स को समझता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि जब आप लिखते हो कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, select static from table student, select static from table customer, select static from this, select static from this, ये चीज़ें डेटाबेस के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं, ये चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए समझने के इनसे वो कासिर है। उसको क्या समझ आता है, उसको समझ आता है 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर ये 0 1 1 0 बेसिकली इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट होते हैं। देखें 0 1 भी बेसिकली कंप्यूटर को समझ नहीं आता, ये तो हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं ना कि जी कंप्यूटर मशीन वर्क्स इन 1 0 1 0 बाइनरी डिजिट ITC सीरीज 1 में और FSE में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। लेकिन असल में बच्चे क्या होता है, जिस वक्त आपका कोड 1 0 0 1 में कन्वर्ट होता है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये जो 0 और 1 है, ये बेसिकली ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ। जो करंट होती है वो ऑन एंड ऑफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझ लें, सिग्नल समझ सकते हैं आप। तो ये बेसिकली सिग्नल्स जनरेट कराता है। ये 0 1 1 0 होता है ना, ये बेसिकली कंप्यूटर मशीन को सिग्नल्स की फॉर्म में भेजा जा रहा होता है। अगर 0 जाएगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आ गया, 1 जाएगा तो पॉजिटिव सिग्नल आ गया। तो ये बेसिकली उसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की क्या है कि ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बाइनरी डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर तो बेसिकली अंदर से उसको इनकी समझ नहीं आती, वो तो इनको गेट करेगा, फिर इसकी बेस पे अपने वो आगे इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से वो क्या है कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये आपकी उस क्यूरी को बेसिकली ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू 0 1 समझ लें, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है कि वो उस डेटाबेस उसको क्या है कि आगे DBMS इंजन के पास भेजेगा, DBMS इंजन उसको आगे डेटाबेस के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करवा देगी, ठीक है। तो ये सारा उसका क्या है कि थोड़ा सा एक स्केच है। पार्सर बेसिकली इसको पार्स कर रहा होता है, ऑप्टिमाइज़र भी है। क्यूरी को मतलब ऑप्टिमाइज ऐसे किया जाता है कि अगर लेंथी क्यूरी है, अगर उसमें कुछ इररेलेवेंट मीन्स कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर उनको कंबाइन करके कोई सिंगल इंस्ट्रक्शन बनाई जा सकती है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन होती है। मतलब इररेलेवेंट या एक्स्ट्रा स्पेसेस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आ गई हैं वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। उसको पार्सर क्या करता है, पार्स करता है, उसको समझता है, उसको कन्वर्ट करता है किसी और फॉर्म में, जो क्यूरी लिखी है उसको कन्वर्ट करता है पार्सर। फाइल मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या होता है, ट्रांजैक्शन फाइल मैनेजर प्लस ट्रांजैक्शन मैनेजर ये कर रहा होता है कि ये
देख रहे होते हैं कि कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, किस क्यूरी की अब एग्जीक्यूशन की बारी आ गई है, किसकी अभी बारी फिलहाल अभी एग्जीक्यूशन की नहीं है। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब SQL कमांड्स हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड SQL commands to interact with relational databases are create, select, insert, update, delete, and drop. These commands can be classified into different set of groups based upon their nature. तो SQL की डिफरेंट तरह की, SQL की डिफरेंट तरह की क्या है कि कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप लोग रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। जिसमें जो मोस्ट कॉमन कमांड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, वो बेसिकली कौन कौन सी हैं? They basically include create, select, insert, update, delete and drop. अब इसकी कैटेगरीज बना दी गई हैं। वैसे तो SQL में बहुत सारी कमांड्स हैं, तो उनको बहुत सारी कमांड्स का क्या है कि आप लोगों को आसानी से याद रखने के लिए इनको कैटेगराइज किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। The first one is basically DDL language statements, DDL, data definition language statements. The second one is the DML language statements, data manipulation language statements. The third one is data control language statements, DCL statements, and the fourth one is basically the data query language statements. तो आज हम यहीं तक इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्या है कि आगे क्या है कि SQL की जो कंसेप्ट्स हैं टेबल्स के और उनको कैसे कैसे क्यूरीज लिखी जाती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह उसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक्स जस्ट क्लियर कर रहे हैं। तो DDL लैंग्वेज स्टेटमेंट को पहले देख लें, इस कैटेगरी के अंदर कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। अब पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, कंसेप्ट पहले समझ लें। DDL लैंग्वेज के अंदर वो वाली स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि आपके डेटा के स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, मतलब जो आपके जो डेटाबेस में डेटा आप लोगों ने स्टोर करना है, उस डेटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, उस टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, या जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर से आसान अल्फाज हैं, मज़ीद आसान अल्फाज में समझने की आप लोग कोशिश करें, तो जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ जो मॉडिफिकेशन के लिए जो क्यूरीज हम लोग यूज़ करते हैं, या उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो हम क्यूरीज यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? क्रिएट, आल्टर और ड्रॉप। ये वो क्यूरीज हैं जिनकी मदद से हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने डेटा, तो डेटा मतलब अब मेरा ऑपरेशन डेटा के साथ है, अब आपका ऑपरेशन, अब आपका कंसर्न डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ फिलहाल नहीं है, आपका कंसर्न किसके साथ है? आपके कंसर्न डेटाबेस के अंदर जो डेटा टेबल्स के अंदर आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है, अगर आप उस डेटा के साथ कोई मतलब ये कहते हैं कि मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, फिर आप कौन सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे? देन बेसिकली यू विल यूज़ द DML लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को आप लोग यूज़ करेंगे। दिस कैटेगरी बेसिकली कंटेन्स द insert, update and delete commands. Then there's a third category which is basically a DCL statements. DCL, data control language statements, DCL। अब DCL में वही स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि डेटा को कंट्रोल कर रही होती हैं, मतलब एक्सेस राइट्स के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं, these are basically known as the डेटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। मतलब कि किसको एक्सेस देनी है? ग्रांट और रिवोक, दो बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं। अब ग्रांट क्या करता है? ग्रांट इट बेसिकली गिव्स अ प्रिविलेज टू यूज़र, ये यूज़र को एक्सेस देता है कि जी ये इंसर्शन कर सकता है। फलां डिफरेंट तरह के यूज़र्स भी होते हैं डेटाबेस में, वो हम साथ साथ देखेंगे। कुछ एडमिन यूज़र्स होते हैं, कुछ मॉडरेटर्स होते हैं, कुछ एडिटर्स होते हैं, ये डिफरेंट तरह के यूज़र्स होते हैं। खैर, तो किस यूज़र को क्या प्रिविलेज देनी है, वो उसके लिए आप लोग ग्रांट यूज़ करेंगे। रिवोक क्या करता है कि जिस यूज़र को आपने प्रिविलेज दी हुई है ना, उससे अब हम प्रिविलेजेस वापस ले रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से DCL स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट, डेटा क्यूरी लैंग्वेज या डेटा सिलेक्शन लैंग्वेज भी से आप कह सकते हैं। ये कुछ बुक्स में DQL लैंग्वेज होती है, कुछ में नहीं होती, बहरहाल चलो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। ये तो कुछ बुक्स में पता क्या होता है बच्चे, कुछ बुक्स में होता है कि ये जो सेलेक्ट की कमांड है ना, ये DQL लैंग्वेज, DQL ये जो टाइप है, ये सेलेक्ट की कमांड DML के अंदर होती है बेसिकली, अक्सर बुक्स के अंदर। तो कुछ के अंदर इसको DQL के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो मतलब इसको कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेलेक्ट की कमांड क्या करती है? ये रिकॉर्ड्स को टेबल्स में से रिट्रीव करके, फैच करके आप लोगों के सामने उसको डिस्प्ले कराती है। DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं। इसमें सेलेक्ट की कमांड आती है, ये क्या करती है? ये आपके सामने डेटा को शो कराती है, डिस्प्ले कराती है। तो ये हमारा आज तक का थोड़ा सा टॉपिक था, इसको हम लोगों ने कवर किया। इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे थोड़ा बहुत काम करती है, वो कौन कौन सी डेटाबेसेस के साथ उसको हम यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं, और कौन कौन से उसके SQL के डिफरेंट वर्जन्स उनके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों हम SQL को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, SQL का थोड़ा सा प्रोसेस देखा,
और कुछ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा मज़ीद मूव ऑन करेंगे, हम लोग क्यूरीज़ लिखना सीखेंगे, क्यूरीज़ को बच्चे किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट फर्स्ट था हमारे सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की सीरीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ कवर करेंगे।